हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो भाई सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट होता है सीटेट पेपर 2 के लिए, उसके रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? जो कर प्रथा हुआ करती थी उसका विशिष्ट महत्व किस काल में होता था? ऑप्शन ए महाजनपद, बी गुप्त, सी हड़प्पा सभ्यता या डी वैदिक काल। तो देखिए भाई, जो कर प्रथा थी, जो टैक्स लिया जाता था, वो कर प्रथा गुप्त काल की सबसे विशिष्ट महत्व था उसका गुप्त काल में। जो आपका गुप्त काल चला था उस समय, उस काल में जो कर प्रथा थी उसका विशिष्ट महत्व हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? भाई, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसके चक्कर लगाती है, तो उसको घूमने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कक्षीय समतल, बी प्रदीप्ति व्रत, सी घूर्णन या डी परिक्रमण। तो देखिए भाई, पृथ्वी द्वारा सूर्य के, भाई ये आपका सूर्य है, देखिए ये सूर्य है और हमारा ये हमारी पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी ऐसे ऐसे इसका चक्कर लगाती है ना। मान लीजिए इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसके चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? परिक्रमण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है जो, उसको परिक्रमण कहा जाता है, और अपने अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ डैश डैश यानी कि गुरु के पास जाकर या समीप बैठना है? जो भारतीय साहित्यिक धरोहर है उसका जो एक अर्थ है भाई, गुरु के पास जाकर बैठना या समीप जाकर बैठना, किसका अर्थ है इनमें से? ऑप्शन ए अरण्यक, बी पुराण, सी उपनिषद या डी वेद। तो देखिए भाई, उपनिषद जो शब्द है इसका अर्थ है हमारा गुरु के पास जाकर बैठना, गुरु के समीप जाकर बैठना। किसका अर्थ है? उपनिषद का। जो उपनिषद है इसका अर्थ होता है गुरु के पास जाकर बैठना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन है आपके ए दुर्ग, बी कुल्लू, सी छोटा नागपुर या डी बस्तर। देखिए भाई, मुंडा जनजाति जो है वो कहाँ पर निवास करती है, ये पूछा आपसे। तो मुंडा जनजाति करती है आपकी छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर आपका ये कहाँ पड़ता है भाई? आप कमेंट करके बताएंगे कि छोटा नागपुर किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में छोटा नागपुर है, कमेंट में बताएंगे आप। देखिए इसका उत्तर हो गया छोटा नागपुर। मुंडा जनजाति आपकी छोटा नागपुर में निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो गया। कमेंट में बताएंगे आप कि छोटा नागपुर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रताड़ित, बी मूर्ति, सी भेदभाव या डी रूढ़िबद्ध। भाई, जो कोई व्यक्ति है या कोई समूह है उसको किसी प्रतिरूप के साथ भाई पहली कोई परसेप्शन बनी चली आ रही है, धारणा बनी चली आ रही है समाज में, उसके साथ उसको ऐसे ही जोड़ देते हैं, तो वो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रूढ़िबद्ध। जैसे बोलते हैं ना भाई, रूढ़िबद्ध समाज है, रूढ़िबद्ध लैंगिक रूढ़िबद्धता है। तो रूढ़िबद्ध मतलब पहले से जो धारणा चली आ रही है उसको, उस व्यक्ति को उससे जोड़ देते हैं, उसको पहले ही उससे जोड़ देते हैं, तो उसको रूढ़िबद्ध कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है? भाई, जो आर्टिकल 21 है हमारा, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए पृथ्वी के जीने के अधिकार से, बी संवैधानिक उपचार के अधिकार से, सी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या डी समानता के अधिकार से। तो देखिए भाई, आर्टिकल जो आपका 21 है, आर्टिकल वो है हमारा जीवन के अधिकार से, यानी कि सभी को जीने का अधिकार है। यहाँ पर ये हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 जीने के अधिकार से संबंधित रखता है, ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? भाई, जो खालसा है इसकी स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन है आपके ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु नानक देव या डी गुरु अंगद देव। तो देखिए भाई, खालसा की स्थापना किसने करी थी? आपकी करी थी गुरु गोविंद सिंह ने। वही है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, ये वाला जो आपका दोहा है, ये गुरु गोविंद सिंह अपना खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश डैश पर बल देता है। भाई जो आपका CCE है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है ये किस पर बल देता है? ऑप्शन आपके ए मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, बी कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने, सी बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, या डी बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। तो देखिए भाई जो CCE है आपका वो आपका किस पर बल देता है? वो बल देता है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने के, बच्चे का व्यवहार जो कंटिन्यूस का अवलोकन करते रहते हैं CCE से कि बच्चे की प्रगति कैसी है, वो किस प्रकार सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कहाँ कमी रह गई है, तो उसका CCE के द्वारा बच्चे का सतत अवलोकन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश डैश के साथ लैस करना चाहिए। ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, बी सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, सी जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, या डी सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। अब देखिए सामाजिक विज्ञान में बच्चों को किससे लैस करना चाहिए भाई? वो करना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। जो सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत बच्चों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता से लैस करना चाहिए कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बच्चे स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? भाई जो विश्व शांति का विचार था वो इनमें से किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? ऑप्शन आपके ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, या डी शाहजहां। तो देखिए विश्व शांति का जो विचार था वो आपका शाहजहां ने आगे बढ़ाया था। किसने बनाया था? बढ़ाया था भाई शाहजहां ने। वही शाहजहां जिसने आपका ताजमहल बनवाया भाई, आगरा में स्थित है ना, दिल्ली का लाल किला बनवाया। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो कित्तूर का ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके ए रानी चेन्नम्मा, बी नाना फादानिस, सी अहिल्याबाई होलकर, या डी रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए कित्तूर का जो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था आपके रानी चेन्नम्मा ने। किसने किया था भाई? रानी चेन्नम्मा ने किया था। कित्तूर का जो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था ये ब्रिटिशों के विरोध में था ये आंदोलन, तो रानी चेन्नम्मा जो थी उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। भाई जो किसी भी जीव के आसपास, या आप ये मान लीजिए मनुष्य हैं आप, या कोई भी जानवर है, कोई भी जीव है, उसके आसपास कोई भी स्थान है, लोग हैं, वस्तुएं हैं, प्रकृति है, वो उसको घेरे रहते हैं भाई, घिरा रहता है आपके आसपास भी सभी, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण, बी जैविक संसाधन, सी स्थलमंडल, या डी परिवेश। तो देखिए साथियों वो होता है आपका पर्यावरण, परि प्लस आवरण, ये वैसे होता है ना, परि प्लस आवरण। भाई एक तरह से देखिए परि क्या, परि मतलब चारों ओर, और आवरण मतलब ढका हुआ है, घिरा हुआ। अब यही तो पूछा वो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति, यानी कि आपके चारों ओर से घिरे हुए कोई भी चीज आपको चारों ओर से घेर रही है तो आपका है पर्यावरण। उसको क्या कहा जाता है? पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्या कह रहा है भाई? पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। भाई जो पिंड है उनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं, वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके ए ग्रह, बी खगोलीय पिंड, सी तारे, या डी तारामंडल। तो देखिए साथियों उसको कहा जाता है ग्रह। क्या कहा जाता है भाई? ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, समाज विज्ञानों को नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? जो सामाजिक विज्ञान है उसमें नियामक मानदंड संबंधी आयाम जो हैं वो किस आयाम को शामिल करते हैं? ऑप्शन ए उपयोगिता, बी अकाट्यता, सी प्रासंगिकता, या डी समानता। तभी देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी समानता। किसको शामिल करते हैं भाई? वो समानता को, सभी को समान साथ लेकर के चलना, समानता पर उसको शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? भाई जो ऐसी कौन सी शिक्षण सामग्री है, यानी TLM जो बोल देते हैं आप, टीचिंग लर्निंग मटेरियल,
वो कौन सी सामग्री ऐसी है जो महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र और आकार, जो उनका आनुपातिक क्षेत्र और आकार है उसको दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त होगी, बेस्ट होगी। ऑप्शन आपके ए ग्लोब, बी विश्व का राजनीतिक मानचित्र, सी विश्व का भौतिक मानचित्र या डी पृथ्वी का पोस्टर। तो देखिए भाई वो होगा आपका TLM विश्व का राजनीतिक मानचित्र। क्या होगा फ्रेंड्स? विश्व का राजनीतिक मानचित्र, क्योंकि वहां पर आनुपातिक क्षेत्र और आकार दर्शाया जाए। आकार दर्शाना आपको कौन सा महाद्वीप कहाँ कहाँ तक है, कितना आकार है, ये सब दर्शाना है, तो वो आपका TLM होगा सबसे बेस्ट विश्व का राजनीतिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? अब पुरापाषाण काल का स्थल कौन सा है इनमें से? ऑप्शन आपके ए भीमबेटका, बी बुर्जहोम, सी इनाम गांव या डी हल्लर। तो देखिए साथियों पुरापाषाण स्थल जो है इनमें से वो है आपका भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर भीमबेटका जो है वो पुरापाषाण काल का स्थल है। तो यहाँ पर सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। भाई कोई भी शिलाखंड है जो दबाव और कठोरता के कारण उनकी परतदार शैल में बदल जाते हैं, वो परतदार के रूप में बदल जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अवसादी शैल, बी प्रारंभिक शैल, सी आग्नेय शैल या डी कायांतरित शैल। तो देखिए साथियों उसको कहा जाता है आपका अवसादी शैल। क्या कहा जाता है भाई फ्रेंड्स? अवसादी शैल। अवसादी शैल कहा जाता है कि वही वो कोई भी शिलाखंड है वो दबाव और कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल गया है तो उसको अवसादी शैल कहा जाएगा। तो यहाँ पर जवाब क्या हो गया आपका सही? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? ऑप्शन आपके ए शीतोष्ण सदाबहार, बी शीतोष्ण पर्णपाती, सी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो देखिए भाई कौन से वन हैं ऐसे जिनके पत्ते गिरने का निश्चित समय नहीं होता है? तो वो हमेशा अनावृत मतलब बिना पत्तियों के नहीं, मतलब हर वक्त उन पर पत्तियां दिखाई पड़ती हैं भाई, उनका कोई समय नहीं होता है तो वो सदाबहार ही दिखाई पड़ते हैं। तो वो है आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से हैं भाई? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, जो भारत की सबसे ऊंची जो कानून निर्माण करती है संस्था वो कौन सी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी न्यायपालिका, सी संसद या डी प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो देखिए हमारे भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है वो है आपकी संसद। क्या है भाई? पार्लियामेंट। जो आप संसद है वो हमारी कानून निर्माता है, सबसे ऊंची जो संस्था है हमारी कानून बनाती है, संसद बनाती है, उसको लागू विधायिका करती है और जो उसका न्याय वगैरह दिलाते हैं वो न्यायपालिका करती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? अब भाई पारस्परिक अधिगम की विशेषता कौन सी होगी इनमें से? ऑप्शन ए शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है, बी शिक्षिका विद्यालयों में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है, सी सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के द्वारा साझा किया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। तो देखिए भाई यहाँ पर पारस्परिक अधिगम की विशेषता पूछी गई है आपसे। तो पारस्परिक अधिगम की विशेषता है कि भाई सीखने का उत्तरदायित्व जो है वो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। विद्यार्थी और शिक्षक आपस में साझा करके वो सीखने का उत्तरदायित्व समझते हैं, वो आपस में साझा करके जो आपका शिक्षण प्रक्रिया है या सीखने की प्रक्रिया उसको समझते हैं, सीखते हैं, तो वो आपका पारस्परिक अधिगम की विशेषता होगी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।